So good morning and welcome students to our today's science e-learning class. In our today's class, we are going to learn Science 1 Bridge Course Activities number 9, 10 and 11. आज के इस कक्षा में हम सेतु अभ्यासक्रम से संबंधित कृति पत्रिका 9, 10 और 11 इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारी एक्टिविटी शीट 9 है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, यानी कार्बनिक यौगिक के बारे में है। उसमें हमको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हमको प्लांट्स और एनिमल्स से डायरेक्टली मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, और कुछ कंपाउंड्स हमें मिनरल से मिलते हैं, वो इनऑर्गेनिक हो गए। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पिछली क्लास में एक्टिविटी शीट्स में देखा था कि पेपर, लीव्स इनको बर्न किया था तो हमको कुछ एशेज मिली थी। उसी प्रकार से जो मिनरल्स हैं जैसे सॉल्ट, आयरन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हो गए इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक कंपाउंड्स। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन, फोर आर हाइड्रोजन, चार जो है हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है। हिंदी में भी है वो आप वही बोलेंगे, कार्बन यानी कार्बन, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन, हिंदी के लिए कोई अलग नाम नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझा बेटा? वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन के ही तत्व पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको भी दिखाया कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो उसका फॉर्मूला हो गया CH4। क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों? CH4। मैसेज में लिख के बताओ। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार करना है। स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी बोर्ड पे दिखाया कि सेंटर में कार्बन है और 4 जो है हाइड्रोजन है, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ एक कार्बन है यानी C और हाइड्रोजन 1 2 3 4 है, 4 है, तो बन गया CH4। क्या बन गया? CH4, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इन हाइड्रोकार्बन में जो आप यहाँ लाइन देख रहे हैं, ये बॉन्ड्स बंद होते हैं, ये बॉन्ड्स बंद होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कार्बन ये हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, यह हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, इससे भी और उससे भी। तो इनमें जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजकी बंध। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनसे ये तैयार होते हैं, आपस में शेयर करते हैं। ऐसे जो कंपाउंड्स है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से तैयार होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भागीदारी से तैयार होते हैं, उन्हें सहसंयोजकी यौगिक कहा जाता है, और बंध होता है सहसंयोजकी बंध। So the compounds, the organic compounds which are formed by the sharing of electrons, they are called covalent bonds. So properties of covalent bonds. They have low melting point and boiling point. Means इनका जो melting point है ये कम होता है, boiling point भी कम होता है, द्रवणांक और क्वथनांक कम होगा। ये insoluble in water and soluble in organic solvents, यानी पानी में अघुलनशील है और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल है यानी घुलनशील है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं।
पुअर मीन्स बैड कंडक्टर। इसीलिए अब आपने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसीलिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से शेयर किए हैं, है ना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। और ये जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा कहते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी शीट नंबर 9। आप मैसेज करके बताइए आपको एक्टिविटी शीट नंबर 9 समझी क्या? एक्टिविटी शीट नंबर 9 में आपको कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। और कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल है मीथेन CH4। बोर्ड पे आपको अभी मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाया है, फिर से देखिए, C सेंटर में और 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इसलिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से शेयर करते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसीलिए इसको कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और फिर इसकी प्रॉपर्टीज कि इनकी लो है मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी पानी में अघुलनशील है और कार्बनिक यौगिकों में ये घुलनशील है। ये दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। और इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अभी समझा क्या? बताइए, इतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 10। कुछ हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आने वाले पदार्थ, जैसे हम नमक रोज खाते हैं, खाने का चूना, है ना, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जिनके आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं। मैंने पीडीएफ में सब लिखा हुआ है कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, आपको वहाँ लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और यूज क्या है। जैसे सोडियम क्लोराइड यानी नमक, तो नमक का यूज क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी कपड़े धोने का सोडा, उसका फॉर्मूला लिखो और उसका यूज लिखो। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, फिर से इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यूजर्स लिखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, फिर से इसका फॉर्मूला लिखिए, यूज लिखिए, आपके पीडीएफ में सब दिया हुआ है। समझा क्या? इतना चार्ट आपको जो कंप्लीट करना है, समझा? हाँ। फिर है कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ, जैसे अल्फा, बीटा और गामा। तो ये चार्ट दिया है बेटा आपके बुक में, तो ये चार्ट जो है और उसके प्रॉपर्टीज और यूजेस ये आपको पढ़ने हैं। अभी मैं यहाँ पढ़कर नहीं बताऊंगी, ठीक है? मैसेज करके बोलो बेटा, आवाज कटता है। माइक बंद कर दो और मैसेज कर दो। मैसेज करो ना बेटा। तो अल्फा, बीटा और गामा, इनकी आपको प्रॉपर्टीज एंड यूजेस वो चार्ट में से पढ़ने हैं। पिछले क्लास में भी अपन ने किया था ऑनलाइन क्लास में,
फिर यूज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे आइसोटोप्स होते हैं, कोबाल्ट 16। हाँ, इनका यूज जैसे रेडियोग्राफी कैमरा होता है उसमें किया जाता है। फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे जीन्स एंड क्रोमोसोम्स यानी जनुक और गुणसूत्र, है ना, इनकी हाई प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन उत्पादन होना चाहिए, इसके लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। हिंदी में भी कोई नाम है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। फिर मेडिकल फील्ड में भी स्ट्रॉन्शियम 90, 89, इनका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड का जिनको प्रॉब्लम है तो आयोडीन 123 इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 ऐसे आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। अभी इसके फायदे तो हैं, यूजेस बहुत हैं, लेकिन उतने ही उसके रेडिएशंस भी इफेक्टिव हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। तो कुछ कुछ डिसीजेस भी इससे कॉज होते हैं, तो हमको उसका भी ध्यान रखना है कि जब इमरजेंसी है तो हमको जरूर ये करना ही है मेडिकल ट्रीटमेंट, उस हिसाब से ध्यान रखिए। फिर है सम केमिकल्स सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ यानी हमारे दैनिक जीवन में, जैसे आर्टिफिशियल कलर्स हो गया, नेचुरल कलर्स हो गया। हाँ बेटा, पीडीएफ में चार्ट है। हाँ, चार्ट है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। आपको मैंने पेज की जो फोटो निकाल के दी है उसमें चार्ट नहीं है लेकिन फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसके यूजेस भी लिखे हुए हैं। जैसे आर्टिफिशियल कलर्स हो गए, फूड कलर हो गए, डाई हो गया, है ना, जैसे फ्लावर से अपन हिबिस्कस फ्लावर से बनाते थे कलर, है ना, नेचुरल इंडिकेटर। वैसे ही बोन चाइना, सिरेमिक, तो कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, इनकी आप लिस्ट बनाएंगे जो आपकी बुक में दी गई है। तो ये आपको एक्टिविटी नंबर 10 में पढ़ना है। कौन सी एक्टिविटी में पढ़ना है? एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सटेंस एंड क्लासिफिकेशन इन डे टू डे लाइफ, ये नाम लिख लीजिए आप कॉपी में। यानी पदार्थों का महत्व, व्यवहारिक जीवन में पदार्थों का महत्व और रेडियोधर्मी पदार्थों के गुणधर्म और उपयोग। समझा क्या पढ़ना है एक्टिविटी नंबर 10 में? मैसेज करो बेटा, मैसेज। अब एक्टिविटी शीट नंबर 11, एक्टिविटी शीट नंबर 11 में आपको स्पेस यानी अंतरिक्ष का अवलोकन, उसमें टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले लाइट क्या होता है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इसकी एक वेवलेंथ होती है। फिर हमारी ह्यूमन आई की जो वेवलेंथ है, जिसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वो 400 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर के बीच में ये देख सकती हैं हमारी आंखें। फिर आपको चार्ट दिया है आपकी पीडीएफ में, टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये सब वेव्स के आपने नाम सुने हैं ना बेटा नाम? मैसेज करो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, गामा रेज। तो इनकी वेवलेंथ जो है इसका चार्ट आप लोग कर लीजिएगा। फिर जैसे कि हमने बात की स्पेस यानी अंतरिक्ष, वहां के पिंडों को, वहां की वस्तुओं को देखने के लिए सबसे पहला जो टेलीस्कोप 1608 में हेंस लिपर्स इन्होंने तैयार किया था। उसके बाद गैलीलियो ने 1609 में पहला टेलीस्कोप तैयार किया, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी बनाए गए जिसमें कि दो या दो से अधिक लेंस का उपयोग किया गया है। तो आप आपकी इसमें देखेंगे डायग्राम दिया है,
कि जब एक से अधिक लेंस का उपयोग होता है उसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। रिफ्रैक्टिंग यानी अपवर्तक दूरबीन, हिंदी में अपवर्तक दूरबीन कहते हैं। अब वो बड़ा साइज़ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आनी चाहिए, और आईपीस छोटा होता है कि वो जो लार्ज इमेज है उसको हम छोटे फॉर्म में देख सकते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि टेलीस्कोप क्या काम करता है, दूरबीन क्या काम करता है, यानी दूर की वस्तुओं को पास में देखने का कार्य करता है। मीन्स वी कैन सी फार अवे स्टार्स एंड गैलेक्सीज, यानी हम दूर जो तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, ये सब हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, दो प्रकार की दूरबीन होती हैं। एक होती है अपवर्तक दूरबीन और दूरदर्शी, दूसरा होता है परावर्तक दूरदर्शी, इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिफ्रैक्टिंग यानी अपवर्तक दूरदर्शी और रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तक दूरदर्शी। फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के फिर से दो टाइप हैं, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो ये रे डायग्राम आपकी बुक में दिया है, आप देखिए। लाइट सोर्स जो है वो इंसिडेंट रे कहलाती हैं और सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं, इसलिए वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। और यही चीज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में रिफ्रैक्शन का काम करती हैं। तो आपको सिर्फ इसके नाम ध्यान में रखना है और रे डायग्राम जो आपकी पीडीएफ में दिए हुए हैं। फिर कौन सा सैटेलाइट यहाँ पे चार्ट दिया है, जैसे इनसेट टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, ये काम करता है। हिंदी में भी वही है। तो इतने सारे जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, यह क्या काम करते हैं, इनकी आपको इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में दी है, ये इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी शीट नंबर 11 यानी 11 आकृति पत्रिका 11। फिर कौन कौन से एस्ट्रोनॉट गए और क्या क्या सैटेलाइट लॉन्च किए यानी उपग्रह लॉन्च किए, अंतरिक्ष में भेजे गए, उससे क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई, तो आपको शॉर्ट में इस एक्टिविटी शीट 11 यानी ऑब्जर्विंग स्पेस, है ना, अंतरिक्ष अवलोकन, दूरदर्शी के माध्यम से जो दो प्रकार के हैं, परावर्तक और अपवर्तक दूरदर्शी। तो ये आपको एक्टिविटी शीट नंबर 11 में पढ़ना है। अभी आपको कुछ समझा या नहीं समझा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी लेफ्ट नहीं होना है किसी को भी, मैं आपको और सूचना दे रही हूँ। So students, thank you for joining the class. We will meet in our next class. Thank you.